नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य विभाग पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जुटा हुआ है। सीएम ने सबसे पहले राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा स्टाफ की कमी के साथ ही चिकित्सा उपकरणों की कमी दूर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संचालन के लिए 10 पदों को बनाने की मंजूरी दी। इन पदों में स्वास्थ्य अधिकारी, नर्स, फार्मास्यूटिस्ट, लैब टेक्नीशियन और 3 पद चतुर्थ कर्मचारियों के लिए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए महामहिम राज्यपाल से अनुमति मिल गई है। खबर देहरादून से है, जहां वन मंत्री सुबोध उनियाल एवं पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल के बीच हुए विवाद का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समझौता करा दिया। मुख्यमंत्री धामी ने दोनों को साथ बैठाया और दोनों के बीच हुए मनमुटाव को खत्म कराया। साथ ही विधायक द्वारा की गई शिकायती प्रकरण की जांच करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्रकरण की जांच को कमेटी बनेगी, जांच के लिए कमेटी बनेगी, जिसके आधार पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने टोंस से गोविंद वन्यजीव विहार के डीएफओ के अटैचमेंट को लेकर वन मंत्री के सरकारी आवास पर धरना दिया था। वहीं उन्होंने मंत्री पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया था। बसपा के पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद मंगलौर की राजनीति में एक और करवट देखने को मिली। आपको बता दें कि मंगलौर के बसपा विधायक हाजी सरवत करीम के निधन के बाद मंगलौर में उपचुनाव होने वाला है। वहीं हाजी सरवत करीम अंसारी के सिपालसलार कहे जाने वाले डॉक्टर शमशाद कुछ दिनों पहले हाजी सरवत से किनारा कर चुके थे, पर अब चुनाव करीब आते ही डॉक्टर शमशाद अपने पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद और तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर भारी संख्या में डॉक्टर शमशाद और काजी निजामुद्दीन के समर्थक मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ हमने चुनाव लड़े। पहला चुनाव मैं जीता, डॉक्टर साहब बाय द वे हार गए। फिर हमने स्ट्रगल किया, फिर डॉक्टर साहब जीते। तो ये हमारी हार और जीत के हम साथी हैं। अच्छे बुरे वक्त में हम साथ रहे हैं। ये गाड़ी चलाते थे, मैं बैठता था, मैं गाड़ी चलाता था, ये बैठते थे। घंटों घंटों की ट्रैवलिंग हमारी होती थी। जब हम 2 ही लोग गाड़ी में होते थे, बात करते, मशवरा करते हम लोग चलते थे। तो वो पुराने दिन हमारे याद हैं और अब फिर वही दिन लौटेंगे। हम सब लोग इकट्ठे होकर सभी कांग्रेस के साथी एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। मौजूदा विधायक सरवत करीम अंसारी जी का इंतकाल हुआ है और सब लोगों को जानकारी है कि इस बार 2022 में चुनाव जीतने के बाद हाजी सरवत करीम अंसारी जी का की तबीयत ख़राब होना या उनका मिजाज ख़राब हो जाना नगर मंगलौर को बहुत त्रस्त करने का उन्होंने काम किया है। तो उस चीज़ से मैं आहत था। नगर पालिका पर उन्होंने सीधे चेयरमैन साहब पर उन्होंने एक ऐसा वो किया था। आप सब मीडिया के साथी उसमें जो है मौजूद थे। तो उनकी कुछ चीज़ें थी जिनसे मैं आहत था। और कांग्रेस एक बड़ा परिवार है पूरे देश में। आज कांग्रेस हर फील्ड पर संघर्ष करने का काम कर रही है। मैं उनकी इस लड़ाई से मुतासिर हूँ कि आज अगर कहीं किसी भी पार्टी का अगर आज कहीं कोई मुकाबला कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अवनीश प्रेमी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, बसपा के पूर्व चेयरमैन कांग्रेस में शामिल हो गए, राजनीति गर्मा चुकी है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको पहले ये बता दूं सिटी कि मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और इससे पहले यहाँ पर ये सीट बसपा के खाते में थी। जो सरवत करीम अंसारी हैं वो विधायक थे, लेकिन पिछले दिनों लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। तो उसके बाद ये सीट खाली है और कहीं ना कहीं बसपा के लिए बड़ी मुफीद सीट इसको कहा जाता था। लेकिन अब बसपा के लिए बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बसपा के पूर्व चेयरमैन थे मोहम्मद शमशाद और इसके साथ साथ ही एक और जो दिलशाद अहमद बीएसपी के बड़े नेता थे, वो दोनों ही
उन्होंने कल जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया है और हम कह सकते हैं कि इस समय बसपा जो है एक तरह से मंगलौर बसपा मुक्त हो चुकी है। तो कांग्रेस के जो भावी विधायक पहले विधायक रहे हैं काजी निजामुद्दीन, वो एक बार फिर जो है कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमाएंगे और उनके लिए फायदे की सीट साबित हो रही है, क्योंकि दोनों ही जो बीएसपी के कद्दावर नेता थे वो इस समय उनके साथ आ गए हैं। तो बड़ा झटका हम यहाँ पर बीएसपी को कह सकते हैं और कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। जी, आगे क्या रणनीति बीएसपी नहीं अपना सकती है? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कल रात ही शमशाद और दिलशाद जो है ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी की तरफ से भी कोई बीजेपी कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, बीएसपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इस सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि जहां तक बीएसपी की बात है तो निश्चित तौर पर वो शरीफ करीम अंसारी के परिवार से ही किसी को उपचुनाव में उतारेगी, जबकि कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि काजी निजामुद्दीन उसको उम्मीदवार होंगे। तो दिलचस्प मुकाबला होगा और जैसे ही डेट डिक्लेयर होगी तो निश्चित तौर पर मंगलौर की राजनीति तो फिलहाल गरमाने लगी है, लेकिन किस तरह के हालात आगे रहेंगे, बीएसपी की क्या रणनीति रहेगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मंगलौर में राजनीति गरमा चुकी है और बसपा के पूर्व चेयरमैन कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं। बता दें, निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो चुका है। निकाय चुनाव में देरी पर सचिव को किया गया है तलब। 9 जनवरी को कोर्ट में पेश होंगे विभागीय सचिव। राज्य में चुनाव आयोग की ओर से नहीं आया है कोई फैसला। अभी तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम नहीं हुआ है घोषित। निकाय चुनाव में देरी पर सचिव को तलब किया गया है। कई सवाल उठ रहे थे कि क्यों देरी हो रही है। अब देखिए, सचिव को तलब किया गया है। 9 जनवरी को कोर्ट में पेश होंगे विभागीय सचिव। 9 जनवरी की तारीख तय की गई है। राज्य में चुनाव आयोग की ओर से नहीं हुआ है अभी तक कोई भी फैसला, अभी तक कोई निर्णय जो है वो निकाय चुनाव को लेकर नहीं लिए गए हैं और इसलिए 9 जनवरी को तलब किया गया है। अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभी देखिए, लगातार देरी हो रही थी, सवाल तो कहीं उठ रहे थे 9 जनवरी की तारीख अब पेश होने की। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि निकाय चुनावों में लगातार जो देरी हो रही है उससे हाईकोर्ट इस समय असंतुष्ट नजर आ रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से लगातार इस बात को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते रहे, सरकार को निर्देशित किया जाता रहा कि समय पर निकाय चुनाव यहाँ पर कराए जाए और उसके लिए जो तैयारियां, उन तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक की तैयारियां रही है तो उसमें कहा जा सकता है कि उन सब तैयारियों के बावजूद भी अभी तक ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव की जो तिथियां वो घोषित नहीं हो पाई है और यही वजह है कि इस आधी अधूरी तैयारी से इस समय हाईकोर्ट नाखुश नजर आ रहा है और हाईकोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर अब जो शहरी विकास सचिव है उनको यहाँ पर हाईकोर्ट में जल्द तलब होने के लिए कहा गया ताकि समयबद्ध तरीके से चुनाव की पूरी डिटेल यहाँ पर ली जा सके और ये बात स्पष्ट की जा सके कि सरकार के स्तर पर कहाँ पर तैयारियों में अभी तक देरी की जा रही है। क्योंकि हाईकोर्ट में जो जवाब पूछे गए उन जवाबों के सापेक्ष अभी तक ये कहा गया कि जो निकाय चुनाव में जो मतदाता सूची है वो अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। जो ओबीसी का जो सर्वेक्षण कार्य था और उससे तैयार होना था वो अभी तक आरक्षण का तैयार नहीं हो पाया। तो ऐसे में निकाय चुनाव कब कराए जाएंगे, कब होगा, क्योंकि 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में अभी भी अगर तय समय पर चुनाव नहीं हो पाते हैं तो फिर आने वाले दिनों में किस प्रकार की तैयारी रहेंगे और क्या कुछ उसके गलत प्रभाव यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि लगातार हाईकोर्ट में जनप्रतिनिधियों की तरफ से निकाय चुनावों की देरी की वजह से पीआईएल दाखिल की जा रही है। पर अभी सवाल यही है कि आखिर देरी क्यों हो रही है, क्यों इतना वक्त लग रहा है, कहाँ खामी महसूस की जा रही है? यही वजह है कि अब हाईकोर्ट ने शहरी विकास सचिव को हाईकोर्ट में तलब किया। 9 जनवरी को उन्हें मंगलवार को तलब होना है और उन्हें ये बताना होगा कि निकाय चुनाव को लेकर विभागीय स्तर पर किस तरह की तैयारी यहाँ पर चल रही है। अगर इस समय देरी हो रही है तो फिर देरी की असल वजह क्या है और आगे की जो तैयारियां हैं, कब तक निकाय चुनाव संपन्न कराए जाने हैं, उसको लेकर किस प्रकार से विभाग तैयारी कर रहा है। क्योंकि अभी भी ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां वो आधी अधूरी तैयारियां, न तिथियों का ऐलान हो पाया और न ही अभी तक कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू हो पाई है जिससे कहा जाए कि प्रदेश में निकाय चुनाव आगे आने वाले दिनों में जल्द ही कराने की तैयारी विभाग कर रहा है। और यही वजह है कि इन सब नाराजगियों को लेकर अब विभागीय स्तर पर लगातार तैयारियों की बात हुई है और अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर उन्हें तलब किया है। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे।
और उत्तराखंड में 9 जनवरी से मौसम बदलने के आसार है। प्रदेश में भी 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 9 और 10 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि प्रदेश में अगले 5 दिन तक तापमान सामान्य बना रहेगा। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 5 दिन कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दून, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी में भी सुबह शाम कोहरा छा सकता है। अगले 5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है, तो अगले आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर उतले से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी मिल सकता है। तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जिनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम तापमान वो सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी मौजूदा स्थिति क्या है मौसम की, क्योंकि येलो अलर्ट तो जारी हो चुका है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान यहाँ पर जताया गया उस पूर्वानुमान के अनुरूप ही अभी प्रदेश में इस समय जो मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पर कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। सुबह शाम लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि घने कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी है वो काफी कम यहाँ पर हो गई है, तो ऐसे में लोगों को सावधानी पूर्वक चलने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा जो आने वाले दिन है, यानी कह सकते हैं कि 9 जनवरी के बाद से पूरे प्रदेश में जो मौसम होगा उस मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में और जो वहाँ पर हल्की बारिश की संभावना यहाँ है। जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो कुछ दिन है वो इसी प्रकार से शुष्क रहने वाले हैं, जिसमें तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। लेकिन 9 जनवरी के बाद फिर से एक बार फिर प्रदेश में जो मौसम है वो अपना मिजाज बदलेगा और हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ इसकी शुरुआत होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और धर्मनगरी हरिद्वार को बहुत जल्द एक नई पहचान मिलने जा रही है। हरिद्वार में बन रहे नए स्टेडियम में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो जाएगा। देवपुरा स्टेडियम को नए तरीके से बनाया जा रहा है, जिसके बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले जा सकेंगे। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के निर्माण ने स्टेडियम का निरीक्षण किया है। इंडिया वॉइस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2 चरणों में बनने वाले इस स्टेडियम का पहला चरण मार्च में पूरा होगा, जिसके बाद रणजी स्तर के मैच खेले जा सकेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही हरिद्वार में एक इंटरनेशनल स्तर का एक ग्राउंड बनने जा रहा है। हालांकि ग्राउंड पहले से था, लेकिन उसको दोबारा से यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे जो कायावाद है इसको जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अंशुल सिंह जी हैं उनके द्वारा ये पूरी प्लानिंग यहाँ पर की गई है। इस विषय में उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। और सबसे पहले कि पहले से जिस तरह से ग्राउंड था उसको किस तरह से, क्या योजना है उसको लेकर, किस तरह से उसको पूरा बढ़ाया जा रहा है और पिच के लेके क्या किया जा रहा है? देखिए, जैसे हमारी मुख्यमंत्री जी ने कई बार बोला है कि युवाओं को हमें एक मंच देना पड़ेगा, अच्छा मंच देना पड़ेगा जहां वो खेल सके, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे उन्होंने बताया, फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी पड़ेंगी। तो यहाँ आप देखते थे कि पहले खेलने की व्यवस्था तो थी बट थोड़ी सिस्टमेटिक नहीं थी। ग्राउंड का स्पेस हमारे पास सफिशिएंट था, बट जो हमारी बाउंड्रीज थी वो शॉर्ट थी। पिच थी बट वो उस लेवल की नहीं थी। तो हमने फेजेस में स्टार्ट करा है। पहले हमने ग्राउंड को अपने जो मिनिमम बाउंड्री होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, नेशनल स्टैंडर्ड के मैचेस रहते हैं जो 55 से 60 मीटर तक की रहेगी, तो जब सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री हमने उसको वहाँ उस हिसाब से अपने स्टेडियम को आप देख रहे होगे जैसे एक्सपेंशन करा गया है, क्योंकि इस कोने से जब अगर बैटिंग करते तो वो वाला एरिया छोटा पड़ता और इधर से बैटिंग करते तो ये वाला छोटा पड़ता। तो हमने एक सर्किल बनाया और देखा कि कहाँ हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने अपने डेड स्पेसेस को भी आइडेंटिफाई करा। जैसे अगर हम देखते हैं, क्योंकि पिच का ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ रहता है, डेड स्पेसेस सामने, उनको हमने फेज़ 2 में अपने स्टैंड्स के लिए रखा गया, जो इंटरनेशनल लेवल के जैसे स्टैंड्स होते हैं, जिसमें आप देखते हैं 1 2 3 4 टियर्स हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग रखेंगे उसको फेज़ 2 के लिए। फ़िलहाल हमारी ये रहे है इसमें कि ड्रेनेज हमने इम्प्रूव कर दिया है। इसमें अंडरग्राउंड पाइप पिच के हैं, तो अगर हम यहाँ देखेंगे एक ऑटोमेटिक एक फैसिलिटी है, बटन दबाया जाएगा तो साथ जितने भी हमारे ड्रेनेज हैं वो खुल जाएंगे और पानी अपने आप ही ग्राउंड को लग जाएगा। तो हमें कोई मैनुअली उसमें नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि हमने इसमें स्लोप प्रॉपर लिया है।
तो अगर हम देखेंगे इसका लेवल ऐसे जब यहाँ से पिच से नीचे की तरफ जाएगा, तो अगर बरसात भी होती है तो जल्दी से उसे सोक करेगा। तो सर जिस तरह से पूरे ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है, एक तो कैपेसिटी की बात करें तो कितनी रहने वाली है आने वाले समय में, और पिच को आप किस स्तर पर बना रहे हैं, किस लेवल पर, क्या उसकी विशेषता यहाँ पर रहने वाली है? देखिए पिच आप देख सकते हैं, जैसे हमारे 7 लेवल्स में पिच बनती है आपकी, 7 स्टेप्स रहते हैं उसमें। पहले वो मोटा वाला पत्थर आता है, फिर आपकी बालू आती है, फिर छोटे एग्रीगेट्स आते हैं, फिर ये थोड़ा मिट्टी वाला एग्रीगेट आता है आपका, फिर हमारा ब्रिक आती है, फिर ब्लैक सॉइल, फिर ग्रास। तो पिच तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जैसे बनाई जाती है, तो प्रोसेस इज सेम, वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमने काफ़ी कवायद करी, हमने अपनी टीम को वानखेड़े स्टेडियम भी भेजा था, वो लोग विजिट कर आए। हमने यहाँ देहरादून से भी क्यूरेटर्स से बात करी है, एंड मैं आशा करता हूँ पिच हम बहुत ही अच्छी बना पाएंगे यहाँ। पिच के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रहता है, बनाना तो रहता ही है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, एक मेंटेनेंस भी इशू रहता है कि उसको अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ खेल प्रेमी हैं, जब भी यूज़ करेंगे पिचेस को, और जिस भी हम जब इसको मैनेजमेंट में देंगे, तो पिच की मेंटेनेंस पे काफ़ी ध्यान देंगे। सर आने वाले समय में अगर पूरे ग्राउंड की बात करें, कितनी कैपेसिटी लोगों के लिए यहाँ पर होगी? स्टैंड जो बन रहे हैं वो किस स्तर के बन रहे हैं, और उसमें क्या क्या विशेषता इस बार बन के सामने आएगी सर? देखिए अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ग्राउंड की कैपेसिटी बढ़ाना। जो ग्राउंड है हमारा छोटा है, कोई भी हमारे नेशनल लेवल छोड़िए, एक डिस्ट्रिक्ट के भी हमारे मैचेस यहाँ नहीं हुए फ़िलहाल। तो सबसे पहला फेज़ था ये। जब बात करते हैं हम लोगों की सिटिंग कैपेसिटी की, तो आज तक नहीं लगा हमें कि भल्ला कभी भी बड़े मैचेस में भरा है, तो अभी भी हम देखते हैं सिटिंग कैपेसिटी सफिशिएंट। लेकिन जब हम इंटरनेशनल या नेशनल लेवल मैचेस जाएंगे, देयर विल बी अ क्राउड दैट विल बी कमिंग, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना असेसमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और मिनिमम 40-50,000 का तो हम लोग कैपेसिटी बनाने की यहाँ कोशिश करेंगे, इतने लोग आ पाएँ। कि जिस तरह से उसमें मीडिया हाउस और कमेंट्री सेंटर वगैरह रहते हैं, वो सबसे सब इम्पोर्टेंट उसमें रहता है पवेलियन, प्लेयर्स एरिया, मीडिया हाउस, कमेंट्री बॉक्स, थर्ड एम्पायर के लिए एरिया, ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग उसमें अपनी प्लान करके चल रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी जो टीम है, जब हमारा फेज़ 2 है उससे पहले जितने इंटरनेशनल स्टेडियम्स है वो विजिट कर ले, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो लेकर आए, क्योंकि एरिया आप देख सकते हो हमारे पास थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्राउंड्स, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर पाएँ। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अभी जब फेज़ 2 लाने से पहले हम जितना एक्सपोजर विजिट्स अपनी टीम की करा पाएँ, ताकि जब प्लानिंग बने तो दे आर एबल टू इनकॉर्पोरेट बेस्ट ऑफ ऑल द स्टेडियम्स। तो सर लास्ट सवाल की आखिर ये कब तक पहले फेज़ कब तक तैयार हो जाएगा? 15 मार्च तक आपका फेज़ 1 स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर इलेक्शंस आई होप कि हम DPR के साथ रेडी रहेंगे अपनी, एंड वी विल सेंड इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जैसे हमारे फंड्स रिलीज होंगे हम टेंडर इसमें प्रक्रिया करके अपने बड़े वाले स्टैंड्स भी हम चालू कर देंगे। तो ये थे अंशुल सिंह जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से लोग यहाँ पर खिलाड़ी यहाँ पर खेल सकेंगे। आने वाले दिनों में हरिद्वार के जो खिलाड़ी हैं उनको एक नया और राष्ट्रीय स्तर का एक ग्राउंड यहाँ पर मिलने वाला है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। और देहरादून से बड़ी खबर है, बीजेपी के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की प्रदेश मोर्चा बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है उद्घाटन। देहरादून के निजी होटल में चल रही है बैठक। बीजेपी के सभी 7 मोर्चे की बैठक जो है वो होगी, और समापन सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के मोर्चे पर तैनात अब बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसका उद्घाटन किया है। समापन सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की प्रदेश मोर्चे की बैठक शुरू हो चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसका उद्घाटन किया है। कहा जा रहा है समापन सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी बैठक शुरू कर चुकी है, उत्तराखंड में खासकर। तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, ये बैठक कितने दिन तक होने वाली है? क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, बैठक की बात की जाए तो बैठक की शुरुआत हो चुकी है और ये कुछ ही घंटे ये बैठक चलेगी और तमाम जो संयुक्त मोर्चा के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और चाहे वो महिला मोर्चा हो या फिर OBC ST एक्ट मोर्चा हो, ये तमाम मोर्चे को जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारियाँ हैं उसको लेकर ये पूरी बैठक की गई है। 4 जनवरी को ये बैठक शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं कि पंजीकरण यहाँ पर किए जा रहे हैं
किए जा रहे हैं। तमाम जो मोर्चे हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा है, महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, उनके जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनको जो नए जो युवा है या फिर कहा जाए जो महिला है जो मोर्चे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और ये आज के लिए ही यहाँ पर खोला गया है। और जो बैठक है उसकी अध्यक्षता खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा की जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव है जनवरी और फरवरी में तमाम इसमें जो नजर आ रहा है किसान मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जनजाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, तो ये बेसिकली ये लोअर क्लास के लिए है? नहीं, देखिए जो तमाम मोर्चे हैं 7 मोर्चे हैं जिसमें महिला है, महिला मोर्चा या फिर युवा मोर्चा, किसान मोर्चा है, सभी मोर्चों को जोड़ते हुए या फिर कहा जा सकता है सभी वर्गों को जोड़ते हुए जो भाजपा है वो मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। और यही मैसेज आज उन्हें मिलने वाला है कि जनवरी और फरवरी में जिनमें भी तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि ओबीसी एसटी सम्मेलन चल रहा है और साथ साथ महिला मोर्चाओं के भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं और तमाम चाहे कहा जा सकता है कि जैसे महिलाओं को लेकर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें महिला मोर्चा अपना बढ़ चढ़ के कार्यक्रम में हिस्सा लेगी, तो उसी के तहत तमाम युवाओं को या फिर महिलाएं हैं मोर्चा तमाम संयुक्त मोर्चाओं को आज दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जिस तरह से अगर बात की जाए जो संकल्प यात्रा चलाई जा रही है भाजपा के द्वारा उसकी चर्चा भी की जाएगी, किस तरह से तमाम मोर्चों का इसमें भागीदारी रहेगी। वहीं अगर नमो ऐप की बात की जाए तो नमो ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा, कार्यकर्ताएं बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए जो मेन टारगेट रखा जा रहा है भाजपा द्वारा वो है कि ब्लॉक स्तर के जो कार्यकर्ता है उन्हें जोड़ा जाए और साथ साथ जो आगामी चुनाव है लोकसभा के चुनाव उसमें जीत हासिल की जाए। फिलहाल अभी कुछ देर में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचेंगे और इसकी जो समापन है वो यहाँ पर करेंगे। जी, कौन कौन मौजूद है अंदर? देखिए, अगर बात की जाए अंदर की बात तो इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर रहे हैं और साथ साथ जितने भी संगठन के मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ साथ प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी कहा जा सकता है कि वो यहाँ पर हैं। तो तमाम जो आने वाले कार्यक्रम हैं उसके लिए भाजपा तैयार लग रही है और तमाम जो मोर्चे हैं आज उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आने वाले समय में कि उनके कितने जो कार्यक्रम है उसको किस तरह से आयोजित किया जाए और साथ साथ उनकी क्या भागीदारी रहेगी इसमें। और अगर बात की जाए तो ये बैठक अभी शुरू हो चुकी है और कुछ घंटे ये बैठक चलेगी और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। आगे किस तरीके की रणनीति बीजेपी बना सकती है? देखिए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो इन सभी मोर्चों के माध्यम से ये साफ कर दिया जाएगा कि जनवरी और फरवरी में जितने भी कार्यक्रम होने हैं, चाहे वो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है इनकी, उसमें 26 जनवरी से ये चलेगी और इसमें जो तमाम मोर्चे होंगे उनकी भागीदारी क्या रहेगी और जो साथ साथ जो महिलाओं को लेकर जितनी भी योजनाएँ चलाई जाएगी या फिर महिला मोर्चा का जितने भी कार्यक्रम होंगे वो महिला मोर्चा किस तरह से करेगी और किस तरह से उसका पूरी रूपरेखा होगी। तो तमाम जो आने वाले कार्यक्रम हैं लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से वोटरों को अपनी तरफ किया जाएगा, कार्यकर्ताएं जोड़े जाएंगे इस नमो ऐप के माध्यम से, तो लोकसभा चुनाव के लिए माना जा सकता है कि किस तरह से जो भाजपा है वो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 7 जनवरी को भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ पर पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें शामिल होंगे, जो प्रदेश के संसद होंगे वो यहाँ पर शामिल होंगे, पूर्व संसद यहाँ पर होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। तो 7 तारीख को भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें जो एजेंडा सेट होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर। तो फिलहाल आगे कह सकते हैं कि जो 7 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उससे पहले एक छोटी बैठक की गई है जिसमें मोर्चाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आने वाले जो कार्यक्रम होंगे उसमें किस तरह से जो वो प्रतिभाग करेंगे और साथ साथ जो 7 जनवरी को जो बैठक होने वाली है उसके लिए कहा जा सकता है कि एक रूपरेखा बनाई जाएगी। ठीक है तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।